पार्ट नंबर 34। पेशकश मीरे कारवान। मैंने कुर्सी छोड़ दी और फिर 5 मिनट के बाद मैं और सोनिया पहाड़ी की बल खाती हुई पगडंडी पर उतर रहे थे। इस वक्त शिमला और हरिद्वार की तरफ से आने वाली 2 बसें अड्डे पर आकर रुकी थीं और ज्यादातर रौनक नवा में थी। इन बसों के मुसाफिरों में ज्यादा तादाद गैर मुल्कियों की थी और मुल्की सियाहों की हर पार्टी में 1-2 खूबसूरत और जवान लड़कियां जरूर शामिल थी। मैं सोनिया के साथ कुछ देर बाजार में घूमता रहा। उसने कुछ सौदा सल्फ खरीदा और कॉटेज की तरफ वापस चली गई। मैं कुछ देर आजादाना तौर पर घूमना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे तक तो मैं बाजारों में घूमता रहा, फिर पहाड़ियों की तरफ निकल गया। शहर के अतराफ की पहाड़ियों पर भी मंदिरों की भरमार थी। हर थोड़े फासले पर कोई न कोई मंदिर जरूर नजर आ जाता था। कई जगहों पर गैर मुल्की सियाहों की टोलियां डेरे जमाए नजर आईं। पैसे बचाने के लिए इन लोगों ने रिहाइशगाह का इंतजाम कर रखा था। किसी पार्टी ने तो बकायदा हैमा गाड़ रखा था और बहुत सारी पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने महज छोलदारियां लगा रखी थी। मैं दोपहर तक आसपास की पहाड़ियों पर घूमता रहा और बिलाहिर कॉटेज वापस आ गया। सोनिया और शोभा उस वक्त कॉटेज के सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी। सोनिया मुझे देखते ही उठ गई। अरे कहाँ रह गए थे तुम? बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। खाने का मूड नहीं हो रहा, चाय चलेगी, मैंने उसकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सोनिया कॉटेज में चली गई। पहले से ही वहां पर एक और कुर्सी रखी थी और उसके थोड़ी देर के बाद वो चाय बना कर ले आई। हम अभी चाय पी रहे थे कि गैर मुल्की सियाहों की एक पार्टी उस तरफ निकल आई। उनमें 3 मर्द और 2 औरतें थीं। उनमें से हर एक ने कंधे पर बैग लाद रखा था। वो लोग शायद पहाड़ी पर मजीद ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन हमें देखकर रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उनमें से एक आदमी ने खुली जगह पर एक तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा और फिर वो लोग हमारी तरफ आ गए। उनमें से एक आदमी क्लीन शेव था। 2 के चेहरों पर बेतरतीब दाढ़ियां थी। उनमें से किसी की उम्र 35 से ज्यादा नहीं थी। वो तीनों टी शर्ट्स और निकर्स पहने हुए थे। उनके साथ 2 लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। एक की उम्र 17-18 साल और दूसरी की 20-21 साल रही होगी। उनमें से एक ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और दूसरी ने बहुत ही मुख्तसर निकर और ओपन शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। और सामने खड़ा हुआ शख्स बड़े इत्मीनान से गिरेबान के अंदर तक झांक सकता था। हेलो। करीब आकर क्लीन शेव वाले ने बारी बारी हमारी तरफ देखा और फिर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। अगर यहाँ हम कैंप लगा लें तो तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? मैंने शोभा की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। ये लोग हमारे लिए कोई मसला तो पैदा नहीं करेंगे? उसे मेरी तरफ देखते हुए उर्दू में कहा। कोई मसला तो पैदा नहीं करेंगे, अलबत्ता ये फायदा जरूर होगा कि हमारा पड़ोस आबाद हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। तो ठीक है, इनसे कह दो जहां जी चाहे कैंप लगा लें, शोभा ने जवाब दिया। मैंने इन सियाहों को इजाजत दे दी कि वो जहां चाहें अपना कैंप बना ले, हमें कोई एतराज नहीं है। वो हमारा शुक्रिया अदा करके खुली जगह पर इधर उधर घूमने लगे और बिलाहिर हमारे कॉटेज से तकरीबन 75 गज के फासले पर बड़े बड़े पत्थरों के बीच उन्होंने कैंप के लिए जगह मुंतखब कर ली। इस जगह कैंप लगाने का एक फायदा ये हुआ कि वो हवा से बच सकते थे। उन्होंने अपने बैग खोल लिए और अपने काम में मसरूफ हो गए और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पैराशूट के कपड़े का एक हैमा नजर आ रहा था। इस हैमे के अंदर 5-6 आदमी आराम से सो सकते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। पैराशूट का यह हैमा उन्होंने अपने एक बैग में से बरामद किया था। इन यूरोपियन सैलानियों की जिंदगी भी अजीब है। खाना बदोशों की तरह दुनिया भर में आवारा गर्दी करते रहते हैं। न घर की फिक्र, न वतन की याद। इन लोगों का कोई वतन होता ही नहीं। जहां पड़ाव डाल दिया वही जगह आरजी वतन बन गई। हवा में हुनकी बढ़ रही थी। सूरज गरूब होने में थोड़ी ही देर बाकी थी। हम लोग कॉटेज में आ गए और थोड़ी ही देर बाद योगी धीराज भी पहुंच गया। वो शोभा को शिव आसन की मशक कराने लगा तो मैं भी करीब बैठा खामोशी से उसे देखता रहा।
मश्क खत्म कराने के बाद वो देर तक मुझसे बातें करता रहा और जब वापस जाने लगा तो मैं भी उसके साथ था। हम पहाड़ी से उतरकर बाजार में आ गए और मुख्तलिफ रास्तों से घूमते हुए शहर के दूसरी तरफ एक और पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। वो कॉटेज खासा बड़ा था। वस्ती कमरा तो किसी बड़े हाल की तरह था। उस हाल में कई लोग थे जो योगा की अपनी अपनी मशकें कर रहे थे। धीराज मुझे कॉटेज के ऊपर एक कमरे में ले गया। बुद्ध योगी गौतम घोष को देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। उसे देखकर मुझे बेख्तियार महाराज और मास्टर हिंग पर याद आ गए थे। गौतम घोष की उम्र 85 साल से कम तो कम किसी तरह नहीं होगी। वो लकड़ी की एक चौकी पर आलती पालती मारे इस तरह सीधा बैठा था कि उसकी कमर और गर्दन एक ही लाइन थी। जरा सा भी हम नहीं था। हालांकि इस उम्र में कमर कमान बन जाती है और चेहरा मकड़ी के जाले का तासुर देने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी लकीर दिखाई नहीं दे रही थी। उसका सर गंजा था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था। उसने सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था। उसके बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था कि आम शख्स उसे आलती पालती ही कह सकता था, लेकिन वो यदम आसन का अंदाज था। पद्म आसन को कमल आसन या लोटस पोस्चर भी कहते हैं। बायां घुटना मोड़कर पैर दाएं रान पर जांग के करीब और दायां घुटना मोड़कर बाएं रान पर जांग के करीब रखा हुआ था। दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए थे और बाजू में मामूली सा हम भी नहीं था। उसके सामने बिछी हुई दर्री पर 3 आदमी बैठे हुए थे। वो इन्हें कोई लेक्चर दे रहा था। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए दूसरे लोगों ने बारी बारी हमारी तरफ देखा था, मगर गौतम घोष ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। लगता था जैसे उसे हमारे आने की खबर ही ना हुई हो। योगी धीराज ने मुझे आंख से इशारा किया और मैं भी दर्री पर बैठे हुए उन आदमियों के पीछे पद्म आसन बनाकर बैठ गया। मेरे करीब ही धीराज ने भी यही आसन इख्तियार किया था। पद्म आसन योगा में एक बहुत ही खास अहमियत रखता है। इससे जिस्म में गदूदों की नशोनुमा होती है, जिससे हार्मोन्स पैदा होते हैं। इससे दिल, फेफड़ों, मैदा, जिगर और तिल की कारकर्दगी पर खुशगवार असर पड़ता है। रीढ़ की हड्डी के मोहरों में और पट्ठों में लचक पैदा होती है। ये अंदाज़े नशिस्त जिस्म को सेहतमंद रखने में निहायत अहम किरदार अदा करता है और 70-80 या उससे भी ज्यादा उम्र में इंसान अपने आप को जवान महसूस करता है। मुराकबे और इर्तिकाज की मशकों में भी आम तौर पर यही आसन इख्तियार किया जाता है। 10 मिनट गुजर गए और फिर गौतम घोष ने गहरा सांस लेते हुए ये नशिस्त खत्म कर दी और पैर चौकी से नीचे लटका दिए। दरी पर बैठे हुए लोगों ने भी नशिस्त खत्म कर दी और उठ उठकर बाहर जाने लगे, मगर मैं अपनी जगह पर उसी अंदाज में बैठा रहा। योगी धीराज अपनी जगह से उठकर गौतम घोष के करीब चला गया और फिर बड़े ही मध्यम लहजे में मेरे बारे में बताने लगा। गौतम घोष ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुर्खी और मकनतीसी कशिश थी। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। आम आदमी के लिए उससे नजरें मिलाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं पलके झपकाए बगैर उसकी आंखों में झांकता रहा। उस वक्त मुझे मास्टर हिंग पर याद आ गया, जिसने शम्स बीनी के जरिए मेरी आंखों में बेपनाह कुव्वत पैदा की थी कि मैं सांप की तरह पलके झपके बगैर घंटों अपने मुकाबल की आंखों में जान सकता था। मुझे याद था कि मैं शाओलिन टेम्पल में मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल कर रहा था, तो मास्टर हिंग पाई तुलुए आफ्ताब से 1 घंटा पहले पहाड़ी पर पुरसकून और खुली फिजा में मुझे सांस और मुराकबे की मशकें कराया करता था। उसके साथ ही मुझे शम्स बीनी की मशकें भी करनी होती थी। मशरकी उफ़्क़ पर जब सुर्खी फैलने लगती तो मैं यही पद्म आसन इख्तियार करके पहाड़ की चोटी पर उस जगह नजरें जमा देता जहां से सूरज तुलू होने वाला होता, और जब सूरज तुलू होना शुरू होता तो मेरी नजरें खुद ब खुद उस आतिशी गोले पर मरकूज हो जाती और मैं ये तसव्वुर कर लेता कि सूरज की तवानाई आंखों के रास्ते मेरे अंदर मुंतकिल हो रही है। शुरू में ये प्रैक्टिस सिर्फ 5 मिनट तक महदूद रही,
और फिर उसके बाद उसमें एक एक मिनट का इजाफा होने लगा। शुरू में मुझे हाथ से दुश्वारी पेश आई, कभी आंखों में शदीद जलन होने लगती, कभी पानी बहने लगता, लेकिन मुझे मास्टर हींग पाई जैसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल थी, इसलिए मैं बहुत जल्द इन दुश्वारियों पर काबू पा लिया। इंसान के अंदर पोशीदा इसरार और गैर मरी कुव्वतों को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ मशक़ें और रियासतें की जाती हैं। उनमें शम्स बीनी को भी बड़ी अहमियत हासिल है। शम्स बीनी से आंखों में ऐसी पुरअसरार मकनतीसी चमक पैदा हो जाती है कि कोई आम आदमी उसे नजरें नहीं मिला सकता। इससे न सिर्फ दूसरों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, बल्कि टेलीपैथी की कुव्वत को भी उजागर किया जा सकता है। इस वक्त योगी गौतम बोस को किसी किस्म का चैलेंज नहीं मैं कर रहा था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मेरी नजरें गोया उसकी नजरों से चिपक कर रह गई थी। गौतम बोस ने सीधा हाथ आशीर्वाद देने वाले अंदाज में उठा दिया तो मेरे दिमाग को एक बार फिर झटका सा लगा और मैं संभल कर बैठ गया, और अब मैं पलके भी झपका रहा था। बुद्ध योगी गौतम बोस, उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहाँ से आए हो? उसे मिली जुली हिंदी और उर्दू में पूछा था। बहुत दूर से, मैंने जवाब दिया। कुछ लेने आया हूँ, मुझे उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ तुमने मायूस होना नहीं सीखा। उनके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। तुम्हारी नजरें बता रही हैं कि जो इरादा कर लेते हो उससे पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हारे अंदर और भी बहुत कुछ देख रहा हूँ। ये सब कुछ अपने गुरु से सीखा है या? गुरु से, मैंने जवाब दिया। मैंने कुछ वक्त शाओलिन टेम्पल में भी गुजारा है, जहाँ मास्टर हींग पाई से मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल की। और मास्टर हींग पाई, वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मैं भी उठकर खड़ा हो गया था। मास्टर हींग पाई, गौतम बोस कह रहा था, मैंने मास्टर हींग पाई से बहुत कुछ सीखा है और उसके एक चेले की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, सेवा तो मैं आपकी करने आया हूँ। मैं आपसे कुछ हासिल करना चाहता हूँ। वो तो तुम हाली हाथ नहीं जाओगे यहाँ से। उसे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मास्टर हींग पाई की आत्मा तुम्हें मेरे पास देखकर बहुत खुश होगी। मास्टर हींग पाई की आत्मा? मैं उछल पड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं? वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर ये सनसनीखेज इंकशाफ किया कि चंद महीने पहले मास्टर हींग पाई का इंतकाल हो गया था। मास्टर के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं दारा की ताक़ुब में दुनिया भर की आवारागर्दी करता रहा था और मुझे कहीं से मास्टर हींग पाई के इंतकाल की खबर नहीं मिली थी। मास्टर का चेहरा मेरी नजरों में घूम गया। उसके साथ ही महाराज वांग याय का ख्याल भी मेरे जहन में उभर आया। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी तो उस वक्त उनकी उम्र 75 के लगभग रही होगी। कई बरस गुजर गए थे और पता नहीं वो भी जिंदा थे या इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। बहरहाल ये दो हस्तियां ऐसी थीं जिन्हें मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। इन्हीं की मोहब्बत और मेहनत से मैं इस काबिल हुआ था कि न सिर्फ अपने दुश्मनों से इंतकाम ले सकूं, बल्कि दुनिया वालों को अपने वजूद का एहसास भी दिला सकूं। मैं मुतमईन हो गया कि ठीक जगह पर आया था। हम देर तक मास्टर हींग पाई के बारे में बातें करते रहे और फिर हमारा मौजू बदल गया और हम योग के बारे में बातें कर रहे थे। योगा की जन्मभूमि हिंदुस्तान है, गौतम बोस कह रहा था, और हिंदू फलसफे के मुताबिक लफ्ज़ ओम को सबसे मुकद्दस और मुतबरिक समझा जाता है। ये आत्मा या बरहमा का निशान भी है। चुनांचे मुख्तलिफ जॉब इस लफ्ज़ से किए जाते हैं। जॉब के दौरान इंसान दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता है और इस पर एक किस्म की महवियत सी तारी हो जाती है। लिहाजा इस महवियत के आलम में जॉब करने वाले की गैर मामूली कुव्वतें बेदार होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में योगी बहुत सी गैर मरी कुव्वतें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हिंदू योगी इसे ओम का कमाल समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। योगा का कोई मजहब नहीं है। कोई भी योगी अपने धर्म से मुतबर्रिक तरीन नाम लेकर जॉब करके कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी भी रियासत या जॉब में धर्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डालने से पता चलता है कि जिन्होंने फ़लसफ़ा रियासत के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ाहब की बुनियाद डाली,
राजे महाराजे थे वो। उनके और उनके नजरियात के फरोग में बहुत ज्यादा मावन साबित हुए, लेकिन वो इस हकीकत को भूल गए कि उनसे ऊपर भी एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसे कुव्वत का सरचश्मा कहा जा सकता है। 3000 साल कबल चंद्रगुप्त के दौर में पैदा होने वाला पतंजलि नामी शख्स न सिर्फ योग का जद्दे अमजद माना जाता था, बल्कि उसकी थ्योरी भी मुस्तनद तस्लीम की जाती है। पतंजलि ने खुदा के वजूद पर जोर देते हुए इंसान को उसके फेल का मोहतार बनाकर बावर कराया कि वो रियासत कामला के जरिए अपने अंदर खुदाई सिफात पैदा कर सकता है। वो कहता है कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी जाती सिफात को मिटाकर हवास को मुर्दा कर दे ताकि रूह अजीम से जा मिले। इंसानी फेल का खुद मुख्तार है। इंसान अपने फेल का न सिर्फ खुद मुख्तार है, वो चाहे तो अपने आप में खुदाई सिफात भी पैदा कर सकता है। गौतम बोस चंद लम्हों के लिए खामोश होकर मेरी तरफ देखता रहा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, जैसा कि तुम जानते हो कि इंसान में बेपनाह पुरस्कार कुव्वतें पोशीदा हैं। बाज कुव्वतें तो बगैर किसी कोशिश और जद्दोजहद के हासिल हो जाती हैं, लेकिन बाज कुव्वतें मुख्तलिफ कठिन रियासतों और मशकों के जरिए ही हासिल की जा सकती हैं। माहिरीन योग ने इन पोशीदा और पुरस्कार कुव्वतों को मुनकशिफ करने के लिए नित नए तजर्बात किए, भूख प्यास से अपने आप को निढाल किया और अरसा दराज तक अपने आप को अजियतें देते रहे और बिलाहिर उन महफी और पुरस्कार कुव्वतों का सुराग लगा लिया और उन्हें उजागर करने के तरीके भी वज़ा किए। इन्हीं पोशीदा कुव्वतों में एक नहायत पुरस्कार और ज़बरदस्त कुव्वत कुंडलिनी है। गौतम बोस एक बार फिर खामोश हो गया। इस बार उसकी खामोशी कदरे तूल खींच गई और बिलाहिर वो बात को जारी रखते हुए बोला, माहिरीन योग के नज़दीक हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक नागुन कुंडली मारे सो रही है। मुख्तलिफ जाप और रियासतों से जब इस पर ज़रब लगाई जाती है तो ये जाग उठती है और बेदार होने के बाद रीढ़ की हड्डी में पोशीदा नसों और पट्टों के जरिए दिमाग की तरफ सफ़र शुरू कर देती है। इस सफ़र के दौरान कई पड़ाव आते हैं जिन्हें योगा की इस्तिलाह में कमल या चक्र कहा जाता है। वो नागन या पुरस्कार कुव्वत उन पड़ावों से गुजरते हुए बिलाहिर दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां माया होता है। चनाचा जब उस कुव्वत यानी कुंडलिनी का मिलाप दिमाग के महसूस हिस्से से हो जाता है तो उस वक्त इंसान का कल्ब का दरवाज़ा खुल जाता है। कल्ब से मुराद गोश्त का वो लोथड़ा नहीं जो इंसान के सीने में धड़कता है, बल्कि कल्ब से मुराद मरकज़े रूह है। इस मिलाप के बाद योगी के मुशाहदे की कुव्वत बढ़ जाती है। योगी पूरे तौर पर अपने कल्ब और जिस्म से अलहदा हो जाता है और उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में आ जाता है और उससे हैरत अंगेज काम लिए जा सकते हैं जिनका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गौतम बोस एक बार फिर खामोश हो गया। उसने धीराज को इशारा किया। वो उठकर बाहर चला गया। धीराज की वापसी 1 मिनट के बाद हुई थी। उसने भी इशारे ही से गौतम बोस को कुछ बताया और अपनी जगह पर बैठ गया। गौतम बोस ने मेरी तरफ देखते हुए दोबारा कहना शुरू कर दिया, उस पुरस्कार कुव्वत कुंडलिनी की बेदारी के बाद योगी अपने जिस्म से बिल्कुल अलहदा हो जाता है और वह जिस्म के हर उज़्व को कंट्रोल में ले आता है। उस वक्त इंसान के कब्जे में बेशुमार कुव्वतें आ जाती हैं। वो हवा में उड़ सकता है और पानी पर चल सकता है, भूख और प्यास से बेनियाज हो जाता है और बरसों बगैर खाए पिए महज फजा से खुराक हासिल करके जिंदा रह सकता है। सर्दी गर्मी इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती और वो वाकई माफूकुल फितरत बन जाता है। रीढ़ की हड्डी से दिमाग तक के सफर के दौरान में कुंडलिनी रास्ते में किस किस पड़ाव पर रुकती है और अपने अंदर पोशीदा इस पुरस्कार कुव्वत को किस तरह बेदार किया जा सकता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और मुझे विश्वास है कि तुम्हें इस पुरस्कार सफर में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। गौतम बोस उठकर खड़ा हो गया। मैंने और धीराज ने भी अपनी अपनी जगह छोड़ दी। बैरूनी हाल में उस वक्त चंद लोग बैठे हुए अपनी अपनी मशकों में मशगूल थे। इनमें एक यूरोपीय मर्द और 2 औरतें भी शामिल थीं। गौतम बोस वहीं रुक गया। उसे मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी पेशानी को छुआ, जिसका मतलब था कि मुलाकात खत्म। योगी धीराज कॉटेज के बाहर वाले दरवाजे तक रुखसत करने के लिए मेरे साथ आया।
उसे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई थी कि मैं उसके गुरु के गुरु का चेला हूँ। कॉटेज के दरवाजे पर हमने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर वहां से चल पड़े। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस वक्त 10:30 का वक्त था। उनकी बहुत बढ़ गई थी और बाजारों की रौनक भी उजड़ चुकी थी। ताहम कहीं कहीं रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे। मैं जब अपने कॉटेज पर पहुंचा तो 11 बज चुके थे। शोभा देवी सो चुकी थी और सोनिया मेरे इंतजार में जाग रही थी। अरे कहाँ रह गए थे तुम? मैं तो परेशान हो गई थी। सोनिया ने कहा, परेशानी कैसी? मैंने जवाब दिया, मैं तो कोई बच्चा तो हूं नहीं जो रास्ता भटक जाता। रास्ता भटकने की बात नहीं है। सोनिया बोली, यहाँ राहजनी की वारदातें होती रहती हैं। गुंडे और बदमाश कोनों खुदरों में घात लगाए मौका की ताक में रहते हैं। अकेले आदमी को देखकर झपट पड़ते हैं। चंद रुपयों की लिए किसी को मौत के घाट उतार देने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। हम जब से यहाँ आए हैं उस वक्त से अब तक यहाँ इस तरह की कत्ल की 2 वारदातें हो चुकी हैं। ये इत्तेफाक है कि मुझे रास्ते में कोई राहजन या बदमाश नहीं मिला। शायद आइंदा कभी मुलाकात हो जाए। मैंने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। चाय पियोगे? उसे मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। हाँ, तलब तो हो रही है। मैंने जवाब दिया। चाय नहीं, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। बहुत देर से मेरा भी दिल चाह रहा था और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सोनिया ये कहते हुए किचन की तरफ चली गई और मैं उसे जाते हुए देख रहा था। वो शबहाबी के लिबास में थी। बाहर अगरचे खासी सर्दी थी, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की वजह से कॉटेज के अंदर फजा खासी खुशगवार थी। पैरों से जॉगर्स उतारते हुए मुझे अचानक ही उन गैर मुल्की सियाहों का ख्याल आया जो खुली फिजा में छोलदारियों या हैमों में पड़े हुए थे। मैंने फिर सर झटक दिया। उनकी जिंदगियां घरों से बाहर ही गुजरती हैं और इस किस्म की तकलीफों के वो आदी होते हैं, लेकिन मैं जानता था कि उन्होंने सर्दी के बचाव का कोई ना कोई इंतजाम कर रखा होगा। चंद मिनट बाद सोनिया काफी बना कर ले आई थी। उसने दोनों मग सेंटर टेबल पर रख दिए और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तुम्हारे नए पड़ोसियों का क्या हाल है? मैंने अपना मग उठाकर चुस्की लेते हुए पूछा। तुम्हारे जाने की थोड़ी देर के बाद 2 अफराद यहाँ आए थे। एक वो लड़की जिसने निकर पहन रखी थी और दूसरा उसका दाढ़ी वाला साथी। सोनिया ने जवाब दिया, ये लोग पेरू से आए हैं और 1-2 रोज यहाँ रहकर धर्मशाला की तरफ चले जाएंगे। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले मैं इन्हीं लोगों के बारे में सोच रही थी। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो लोग सर्दी से ठिठर रहे होंगे। सोनिया बोली, ये तुम्हारा ख्याल है? मैंने जवाब दिया, उन लोगों के पास सर्दी से बचाव का पूरा बंदोबस्त होगा। ये लोग स्लीपिंग बैग्स अपने साथ रखते हैं और स्लीपिंग बैग्स इतने गर्म होते हैं कि सर्दी लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी खुली फिजा में वो बोली, तो फिर ऐसा करो, उन्हें यहाँ ले आओ। मैंने काफी की चुस्की लेते हुए कहा, वो लोग यहाँ कमरे में सो जाएंगे और हम बाहर घूम फिर कर रात बिता देंगे। अब ऐसी भी हमदर्दी नहीं है मुझे इनसे। सोनिया ने तेवरी चढ़ाकर जवाब दिया। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। काफी पीने के बाद मैं कुछ देर और वहां बैठा और फिर उठकर कमरे में आ गया। सोनिया हाली मग उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और पाइंती की तरफ पड़ा हुआ कंबल खोलकर अपने ऊपर डाल लिया। मेरा ख्याल था कि सोनिया भी सोने के लिए अपने कमरे में चली जाएगी, लेकिन वो मेरे कमरे में आ गई। ठंडे पानी से मग धोने से वो एकदम सर्दी महसूस करने लगी थी। कमरे में आके उसने इधर उधर देखा। बेड के करीब ही एक कुर्सी पड़ी थी और मेरा ख्याल था कि वो कुर्सी पर बैठ जाएगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उछलकर बेड पर आ गई और मेरे कंबल में घुस गई। मैं एकदम हौस बाख्ता सा हो गया। मैंने उठने की कोशिश की तो वो मुझसे लिपट गई। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी और फिर शोभा उठ जाएगी और तुम्हारे बारे में कोई एक्शन लेगी। आराम से लेटे रहो। उसने मुझे खींचकर दोबारा बिस्तर पर गिरा दिया। सोनिया ने बड़ी खौफनाक धमकी दी थी। अगर उसके शोर की आवाज सुनकर शोभा आ जाती तो वो कसूरवार मुझे ही समझती। ऐसे मामलात में मर्द को ही कसूरवार समझा जाता है। ये तो कोई सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं करता कि औरत भी किसी मर्द के साथ इस किस्म की ज्यादती कर सकती है। मैंने सोनिया को घूर कर देखा
तो उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। क्या तुम समझते हो कि मैं वाकई शोर मचा दूंगी? वो बोली। लेकिन क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं? पुरानी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें इस हक से महरूम नहीं करूंगा, लेकिन इस हक से नाते मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, सोनिया ने जवाब दिया। लेकिन अगर शोभा जाग गई और उसने हमें इस तरह देख लिया तो वो क्या सोचेगी? मैंने जवाब दिया। शोभा की आंख सुबह 6 बजे से पहले नहीं खुलेगी, और वैसे इत्मीनान रखो, तुम्हारे बारे में उसके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं। आज वो तुम्हारी बातों से बहुत मुतासिर हुई थी। आराम से लेट जाओ, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं गहरा सांस लेते हुए पलंग की पुष्ट से टेक लगाकर नीम दराज हो गया और कंबल अपने ऊपर से हटा दिया, ताकि इत्तफाक से अगर शोभा की आंख खुल जाए और वो अपने कमरे से निकलकर इस तरफ आ जाए तो उसे किसी किस्म की गलत फहमी ना हो। क्या बताना चाहती हो? मैंने गर्दन घुमाकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। शोभा जयपुर में अपनी जायदाद और अपने यहाँ गेस्ट हाउस खोलने के मामले में खासी संजीदा है, सोनिया ने जवाब दिया। क्यों, कोई बात हुई थी? मैंने पूछा। दोपहर को भी बात हुई थी और शाम को तुम्हारे जाने के बाद भी, सोनिया ने जवाब दिया। तुम्हारी बातों से इसको काफी हौसला मिला है। उसके अलावा एक और बात भी है जिसकी वजह से वो जयपुर से निकलना चाहती है। कोई खास बात? मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जयपुर का एक सियासतदान है, देशमुख, बहुत अरसे से शोभा को परेशान कर रखा है, सोनिया ने जवाब दिया। फिर वो भी बेड की पुष्ट से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि उसने कोई शरारत करने की कोशिश नहीं की थी। योगा से इलाज तो एक बहाना है। वो देशमुख से छुपकर यहाँ आई है। कब तक छुपती रहेगी? एक दिन तो उसे वापस जाना ही होगा, मैंने इसके खामोश होने पर कहा। लेकिन देशमुख उसे क्यों परेशान कर रहा है? वो क्या चाहता है? पहले तो देशमुख की नजरें शोभा की प्रॉपर्टी पर थीं, सोनिया ने जवाब दिया। काफी हाउस वाली बिल्डिंग के अलावा वहां पर महावीर रोड पर उसका 1.5 एकड़ का एक प्लाट भी है, जिस पर भैंसों का बाड़ा बना हुआ है। ये प्लाट शोभा के शौहर ने बहुत अरसे पहले खरीदा था और इसके गिर्द 4 दीवारी उठाकर छोड़ दिया गया था। उसका ख्याल था कि मुनासिब वक्त पर बेच दिया जाएगा, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया। शोभा ने ये प्लाट अपने एक जानने वाले को किराए पर दे दिया, जिस पर उसने भैंसों का बाड़ा बना लिया था। शोभा का ख्याल था कि इस तरह उसके प्लाट की हिफाजत भी होती रहेगी और जरूरत के वक्त उसे हाली भी करवा लिया जाएगा। लेकिन तकरीबन 1 साल पहले गवाले को प्लाट हाली करने का कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसे पुलिस की धमकी भी दी गई, लेकिन उसके चंद रोज बाद देशमुख शोभा के फ्लैट पर पहुंच गया। सोनिया खामोश हो गई। उसे सर्दी लग रही थी। उसे टांगे समेटकर कंबल अच्छी तरह से लपेट लिया। उस वक्त भी मैं वहां मौजूद थी, वो कह रही थी। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि शोभा को देखकर देशमुख की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। तुमने शोभा को तो देखा ही है, कितनी हसीन है। वो सादगी में भी उसका हुस्न क़यामत-खेज़ है। मेकअप और दूसरे कपड़ों में तो वो और भी क़यामत बन जाती है। बहरहाल देशमुख की आंखों में उभरने वाली चमक देखकर मैं भी हिल गई थी। देशमुख ने शोभा से कहा कि उसके प्लाट पर, जिस पर गवाले ने भैंसों का बाड़ा बना रखा है, वो उसका आदमी है, इसलिए उसे वहां से हटाने की कोशिश ना की जाए। उसका लहजा धमकी आमेज था। वो शक्लो सूरत से भी गुंडा ही लगता था और उसने गुंडों की फौज भी पाल रखी है। देशमुख का शुमार उन लोगों में किया जा सकता है जो अपने रुतबे से भरपूर तौर पर नाजायज फायदा उठाते हैं और समाजी कामों की आड़ में घनौने धंधे करते हैं। शहर में विलायती शराब और मनशियात की सप्लाई पर देशमुख का कंट्रोल है। 1-2 और पार्टियां भी अगरचे धंधा कर रही हैं, लेकिन देशमुख ने इन सब को दबा रखा है। उन्हीं दिनों एक अखबार ने उसके काले धंधों की तफसील शाया की थी। उसके 1 हफ्ते बाद अखबार के दफ्तर को आग लगा दी गई। एडिटर को उसके दफ्तर में कत्ल कर दिया गया और उस रिपोर्टर की उधड़ी हुई लाश भी एक सड़क पर पड़ी हुई मिली थी, जिसने उसके खिलाफ वो रिपोर्ट मुरतब की थी।
सभी लोग जानते थे कि अखबार के दफ्तर और प्रेस में आतिशज़दगी और एडिटर और रिपोर्टर के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस ने देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बरक्स उसकी मुखालिफ पार्टी के चंद आदमी को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। बहरहाल सोनिया ने गहरा सांस लेते हुए बात जारी रखी। शोभा ने एक बार फिर गवाले को प्लॉट खाली करने को कहा तो उसने इनकार पर वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस को ये पता था कि देशमुख भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। उन्होंने शोभा को टाल दिया और गवाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके 2 दिन बाद देशमुख एक बार फिर शोभा के फ्लैट पर पहुंच गया और उसका प्लॉट खरीदने की पेशकश की। उसने प्लॉट की इतनी कम कीमत लगाई थी कि उस पर सोचना भी वक्त और एनर्जी जाया करने के मुतरादिफ था। इस वक्त वो प्लॉट कम से कम 20 करोड़ रुपए मालियत का है और देशमुख उसे सिर्फ 50 लाख की ऑफर दे रहा है। उसने अपने गुंडों के जरिए शोभा पर दबाव भी डलवाना शुरू कर दिया। काफी हाउस में आए दिन तोड़फोड़ होने लगी। पुलिस को इन वाकयात की इत्तला दी जाती, लेकिन शोभा के साथ कानून के मुहावजों का रवैया भी मानदनाना था। वो उल्टा उसको दबाने की कोशिश करते रहे। देशमुख का दबाव बढ़ता रहा। शोभा ने राजा साहब से मदद मांगी। ये वही साबिक राजा है जिसका इलाज शोभा के शौहर ने किया था और उसी ने ही शोभा के काफी हाउस वाली बिल्डिंग में उसे काम करने में मदद दी थी। राजा साहब के दबाव की वजह से पुलिस ने वो प्लॉट खाली करवा लिया, लेकिन देशमुख तिलमिला गया। होना तो ये चाहिए था कि इस कार्रवाई के बाद देशमुख दबक कर बैठ जाता, लेकिन इस किस्म के लोग आसानी से किसी बात को नहीं समझते। वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई को अपनी हद तक समझते हैं। देशमुख भी बफर गया और शोभा को हरासा करने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल करने लगा। वो सियासतदान है, असेंबली का मेंबर है, उसका भी असर रसूख है। इसके अलावा वो गुंडा भी है। ऐसे लोग आसानी से अपनी शिकस्त नहीं मानते। उसने एक और चाल चली। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।